सभी को नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि कक्षा 10वीं की पिछली क्लास में हमने मीन मोड मीडियम के ऊपर चर्चा की थी, आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करने वाले हैं मीन से संबंधित जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और साथ में इन क्वेश्चनों की सहायता से आपकी जो मीन निकालने की तीनों विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पर्यवेक्षण विधि, इन तीनों विधियों की सहायता से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जब एग्जाम में माध्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, जब मीन से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है, तो दो टाइप से क्वेश्चन बनता है। जो फर्स्ट टाइप होता है क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन के अंदर आपके पास में केवल इतना सा लिखा हुआ आता है कि आपको माध्य ज्ञात करना है, फाइंड द मीन, आपको उसका माध्य निकालना है। जो भी आपको बारंबारता सारणी दी हुई होती है उसका आपको माध्य निकालना होता है। ये हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट टाइम, जो भी लास्ट ईयर एग्जाम के अंदर पूछा गया है। 2020 का जो पेपर हुआ है, उस पेपर के अंदर डायरेक्टली इतना सा लिखा हुआ था कि जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन का आपको माध्य और बहुलक ज्ञात करना है। सेकंड जो टाइप के क्वेश्चन का वो भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है, उस टाइप के अंदर होता क्या है कि आपके पास में माध्य ही पूछा जाता है, लेकिन माध्य के लिए आपको विधि का जो नाम होता है वो क्वेश्चन के अंदर दे दिया जाता है। कहने का मतलब आपका क्वेश्चन इस प्रकार से होगा कि निम्न बारंबारता सारणी का माध्य कल्पित विधि से ज्ञात कीजिए, या फिर निम्न बारंबारता सारणी का माध्य पर्यवेक्षण विधि से ज्ञात कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर प्रश्न के अंदर क्वेश्चन में आपके पास में विधि का नाम लिखा हुआ आता है, तो कंपल्सरी हो जाता है कि आपको उसी विधि की सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। लेकिन अगर डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे बोलता है कि आपको माध्य ज्ञात करना है, तो फिर आप कोई सी भी विधि से उसका माध्य निकाल सकते हो। जो बहुलक और जो माध्यिका है उसमें ऐसा सिस्टम नहीं है। बहुलक और माध्यिका के अंदर आपके पास में एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूले से आपको बहुलक और माध्यिका निकालनी है। लेकिन माध्य के अंदर आपके पास तीन फॉर्मूले हैं, तीन विधियां हैं। पहली जो विधि है उसका जो फॉर्मूला है प्रत्यक्ष विधि का, डायरेक्ट मेथड का, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, ये आपके डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला था। इसके ऊपर जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है, उस क्वेश्चन के ऊपर हमने डिस्कस किया है। सेकंड जो मेथड थी आपके पास में एज्यूमिंग मेथड, कल्पित माध्य विधि, उसका जो फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fd अपॉन सिग्मा f। इस विधि के अंदर हम कल्पित माध्य मानते हैं, जो आपके पास मध्यमान होता है, जो मिडिल वैल्यू होती है, उसके अंदर से एज्यूमिंग हम लेते हैं और उसकी सहायता से माध्य फाइंड करते हैं। तीसरी और जो अंतिम विधि है वो है आपके पास में स्टेप डिवीजन मेथड, पर्यवेक्षण विधि। उस विधि के अंतर्गत हमारा जो फॉर्मूला रहता है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इनटू h। कहने का मतलब इस विधि के अंदर आपके पास में जो क्लास इंटरवल होती है, जो चौड़ाई होती है, जो विड्थ होती है आपके पास, उस विड्थ से पहले डिवाइड किया जाता है और जो फॉर्मूला होता है उसको मल्टीप्लाई के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन तीनों विधियों से हमने माध्य निकालना सीखा था। आज कुछ एक्स्ट्रा लेवल के जो क्वेश्चन है वो आपकी बुक में दिए हुए हैं। आज हम जिन क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो क्वेश्चन आपके जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें चैप्टर नंबर 17.2 से संबंधित क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि इफ द अरिथमेटिकल मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 7.5। कहने का मतलब जो आपके पास में डाटा दिया हुआ है, जो आपके पास में टेबल गिवन है, उस टेबल का जो अरिथमेटिकल मीन है, जो समांतर माध्य है, उसका जो मान है वो आपके पास में 7.5 यहाँ पे दे रखा है। तो आपके पास जो समांतर माध्य की वैल्यू है, x बार की जो वैल्यू है वो होगी आपके पास में 7.5। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आपके पास में जो समांतर माध्य है वो 7.5 आपको दिया हुआ है, और आपको जो मान निकालना है वो
तो इस p का मान आपको फाइंड करना है। पहले जो हमारे क्वेश्चन हमने किए थे एग्जांपल्स के तौर पे, उन क्वेश्चनों में जो चीज दे रखी थी वो आपके पास में टेबल दे रखी थी, जो डाटा था वो आपको दिया हुआ था, उसकी सहायता से आपको x निकालना था, सॉरी x बार आपको निकालना था, समांतर माध्य आपको फाइंड करना था। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में आपको जो डाटा है उसका जो अरिथमेटिकल मीन है गिवन है 7.5, तो जो x बार है उसको अपन समांतर माध्य मानते हैं, तो यहाँ पे x बार की जो वैल्यू होगी वो 7.5 हमारे पास में आ चुकी है। अब हमारे को जो ज्ञात करना है p की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। अब इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, प्रत्यक्ष विधि से भी आप कर सकते हो, इसी क्वेश्चन को आप एज्यूमिंग मेथड से भी कर सकते हो, कल्पित माध्य विधि से भी कर सकते हो, और इसी क्वेश्चन को आप स्टेप डिवीजन मेथड जो पदविचरण विधि है उसी से भी कर सकते हो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्वेश्चन में p किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपके एक्सरसाइज नंबर 17.2 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो डिस्कस अगली क्लास में होगा। आज हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले आपके पास में हम क्वेश्चन की एक बार फिर से चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आपको कह रहा है इफ द अरिथमेटिकल मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 7.5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आपके पास में जो आंकड़े दिए हुए हैं, जो बारंबारता सारणी दी हुई है, उस बारंबारता सारणी का जो समांतर माध्य है वो 7.5 है, और आपको उस 7.5 का उपयोग करते हुए p का मान आपको निकालना है। सबसे पहले हम फार्मूला की बात करते हैं, तो हमारे पास जो फार्मूला है वो फार्मूला है x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ये हम इस प्रश्न को जो सॉल्व कर रहे हैं वो हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि फार्मूले में आपको f और x दिखाई दे रहा है, तो कहने का मतलब इस विधि के अंदर एक तो आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, बारंबारता चाहिए जो आपको प्रश्न में दी हुई है, एक आपको x चाहिए, x होगी मिडिल वैल्यू क्लास इंटरवल की, तो क्लास इंटरवल जब आपको दिया हुआ रहता है तो आपको मिडिल वैल्यू निकालनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे आपके पास में पहले से ही x आपको दिया हुआ है, तो आपको x निकालने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्टली हमारे पास में जो मान आएगा वो fx का मान होना चाहिए, तो fx का मान निकालने के लिए हम यहाँ पे जो नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं वो बनाते हैं fx का कॉलम। fx की कॉलम की अगर मैं बात करूँ तो fx का जो कॉलम बनेगा उस कॉलम के अंदर आपको फ्रीक्वेंसी को मिडिल वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है, आपको बारंबारता को जो मध्यमान दिया हुआ रहता है उससे गुणा करना होता है। आपके पास में दोनों चीजें दी रखी है, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, और साथ में यहाँ पे सिग्मा और यहाँ पे सिग्मा आ रहा है, तो सिग्मा का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। किस किस को ऐड करना पड़ेगा, सिग्मा fi, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है, जो बारंबारता है, उस बारंबारता को आपको जोड़ना पड़ेगा। फिर fi xi, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी और जो मिडिल वैल्यू का मल्टीप्लाई आप करने जा रहे हो उस कॉलम के अंदर fx का जो कॉलम आएगा उस कॉलम का भी आपको ऐड करना है, आपको टोटल मान निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई की मैं बात करूं तो x का f से मल्टीप्लाई करोगे, 3 का मल्टीप्लाई 6 से होगा, 3 को 6 से गुणा करोगे तो इसका जो मान निकल कर के आएगा वो 18 मान निकल कर के आ जाएगा। 3 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 निकल कर के आ जाएगा। अब ये जो टेबल जो बना रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। यहाँ पे हम संख्या का गुणा संख्या से करने वाले हैं, नंबर का गुणा नंबर से करने वाले हैं, लेकिन साथ में टेबल में एक चीज ये भी है कि आपको जो अल्फाबेट से p उसका मल्टीप्लाई आपको नंबर से करना है और फिर ऐड भी करना है। तो उन दोनों चीजों को बड़े ध्यान से समझेंगे। 5 को जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास में 40 हो जाएगा। 15 को जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 105 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 9 को मल्टीप्लाई करना है p से। अब दो कंडीशन यहाँ पे बनेगी, एक तो 9 को मल्टीप्लाई करना है p से और एक 9 के अंदर p को ऐड करना है। ये दो चीजें हमारे पास में जो इस क्वेश्चन के अंदर काम में आने वाली है। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे p से और 9 के अंदर हम ऐड करेंगे p को। तो जब 9 को आप p से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 9p, और जब 9 में आप p को ऐड करोगे, p को जोड़ोगे तो
उसका जो रिजल्ट आने वाला है वो यही रिजल्ट आने वाला है। इसके माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब नंबर को अल्फाबेट के अंदर प्लस करते हैं तो एज इट इज ही लिखा जाता है, कोई भी चेंजेस नहीं होता है। लेकिन नंबर को जब अल्फाबेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप उसको डायरेक्टली जैसे नंबर को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं वैसे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। और अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो मैं 6 को मल्टीप्लाई करता हूं x से, 6x को फिर मैं y से मल्टीप्लाई करता हूं, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो 6xy, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। लेकिन अगर मैं 6 में x को ऐड करता हूं और फिर उसमें मैं y को ऐड करता हूं तो जो वैल्यू आएगी वो यही आएगी। बहुत सारे विद्यार्थी इसको इस प्रकार से लिख देते हैं जो कि गलत होगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे को जो सबसे जरूरी चीज ध्यान में रखनी है वो यही ध्यान में रखनी है कि जब मल्टीप्लाई होगा तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, ये बिल्कुल राइट चीज है और आपका क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा। लेकिन जब आपको प्लस करना हो, इसको जोड़ना हो, तो आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन को सेट करना है, इस प्रकार से आपको नहीं करना है। अगर आप इस प्रकार से करोगे तो ये चीज आपकी गलत हो जाएगी। अब 9 को जब b से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9 हो जाएगा आपके पास में। 11 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 88 हो जाएगा। 13 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास में 52 हो जाएगा। सबसे पहले हमने इनका मल्टीप्लाई किया। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 18, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 40, 7 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे 105, 9 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे 90, 11 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 88 और 13 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 52। ये आपके तीनों कॉलम कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको करना क्या है, अब आपको इनका ऐड करना है। तो इनका ऐड अब करते हैं, टोटल हम करते हैं। तो पहले अगर इसका टोटल हम देखते हैं तो इसका जो टोटल होने वाला है तो देखो यहाँ पे आ रहा है p, क्या आ रहा है p आ रहा है। तो इस p को हमने एज इट इज लिख दिया, p को क्या लिख दिया हमने एज इट इज, यहाँ पे हमने लिख दिया टोटल। p को हमने एज इट इज लिख दिया, p में हमने कोई भी चेंजेस नहीं किया। अब हम नंबर को ऐड करते हैं, तो नंबर को ऐड करोगे आपके पास में तो 6 और 8 कितने हो जाएंगे 14, 14 और 15 कितने हो जाएंगे 29, 29 और 12 कितने हो जाएंगे आपके पास में 41। तो इसका जो टोटल आएगा वो आएगा p + 41, p + 41। तो ये जो वैल्यू आई है ये सिग्मा fi की वैल्यू है और ये है आपके पास में p + 41, p + 41। सेकंड जो हम टोटल करने वाले हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो वो टोटल होगा आपके पास में, वो टोटल होगा किसका fx का। fx का जो कॉलम है उसका टोटल होगा, देखो इनको आ रहा है 9p, तो 9p को मैं एज इट इज लिख देता हूं कि ये तो हो गया आपके पास में 9p। अब जो नंबर है उन नंबर को हमारे को ऐड करना होगा, तो ऐड करोगे देखो ऐड करते हैं इसको 8 और 5 कितने हो गए 13, 13 और 8 कितने हो गए 21, 21 और 2 कितने हो गए 23, तो ये हो गया 3, 1 और 4 5, 5 और 5 हो गए 10, 18, 18 और 2 से कितने 20 और ये कितने हो गए आपके पास में 29 हो गए आपके पास में। एक बार फिर से इसको ऐड कर लेते हैं, लेकिन इसमें जो 9 होगा ये ऐड नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ पहले से। ये 9 भी आपके पास एडिशन आ गया, इसको आपको ऐड करना नहीं है। अब जो बाकी नंबर है उनको आप ऐड करोगे तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 10 और 8 18, 18 और 5 23, 2 रहे 2 और 1 3, 3 और 4 कितने हो गए 7, 7 और 0 हो गया 7 वापस, 7 में आप 8 को ऐड करोगे तो ये हो गए 15, 15 और 5 कितने हो गए 20, 0 2 और 1 कितने हो गए 3। तो जो सिग्मा fi xi का जो टोटल है आपके पास में, सिग्मा fi xi का जो टोटल हुआ वो हो गया 90 + 303। देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमने किया क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर हमने जो की है वो दो चीजें की है। पहले तो 9 को मल्टीप्लाई किया है p से, तो 9 को जब p से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 आ जाएगा। सेकंड चीज जब इसको ऐड किया है तो 9p को अलग से लिखा है, बीच में चिन्ह आया प्लस का और फिर जो नंबर है उनको ऐड करके हमने लिखा है। अब बात करते हैं इसकी सॉल्यूशन की। तो फार्मूला है x बार = सिग्मा fi xi / सिग्मा fi। इसकी जगह जब आप वैल्यू लिखोगे तो x बार की जो वैल्यू है वो 7.5 दे रखी है, तो x बार की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7.5 आ जाएगी बराबर सिग्मा fi xi की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9p + 303 अपॉन सिग्मा fi की जो वैल्यू है वो है p + 41।
ये वैल्यू आ गई अपने पास में, अपॉन में हो गया 1। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या क्या आ रहा है, सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों से, इन दोनों को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 को 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 प्लस 303 होगा आपके पास में। 7.5 को किसे मल्टीप्लाई करोगे तो 7.5 प्लस 7.5 को 41 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 41 से मल्टीप्लाई करने पे इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो 307.5 आएगा। 7.5 को p प्लस 41 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7.5 p प्लस 307.5 हो जाएगा। ट्रांसफर करते हैं तो p की वैल्यू में 9, p की वैल्यू में 7.5, ट्रांसफर होकर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 9p माइनस 7.5 ये होगा 307 9.5 माइनस 303 हो जाएगा आपके पास में। आगे चर्चा करते हैं इसकी। 9 में से 7.5 को माइनस करोगे तो ये आएगा आपके पास में 1.53 हो जाएगा इज इक्वल टू 307 में से 303 को माइनस करोगे तो ये होगा आपके पास में 4.5। p की वैल्यू निकालनी है तो 4.5 डिवाइडेड बाय 1.5, पॉइंट से पॉइंट को करते रहोगे तो यहाँ से जो p की वैल्यू आएगी वो आपके पास में 3 निकल करके आएगी। तो इस क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी अच्छी कैलकुलेशन है। पहले जो क्वेश्चन की कैलकुलेशन कर रहे थे उसमें डायरेक्ट कैलकुलेशन थी और इसके अंदर आपको x बार क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, तो जब x बार दिया हुआ होता है तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो ये हमारे एक्सरसाइज 17.2 का जो हमने क्वेश्चन किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि क्वेश्चन जो अभी आप लोगों ने देखा है ये आपकी समझ में आया होगा। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन जरूर है, जो पहले के क्वेश्चन में करे थे उससे लेवल थोड़ा इसका अच्छा है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो कहीं विद्यार्थी ऐसा नहीं सोचे कि सर ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है हम नहीं करेंगे, तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो 6 नंबर का आएगा, तो इसमें ज्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। आप स्टार्टिंग के अंदर ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, आप एक आध बार इस क्वेश्चन को करोगे तो ये भी आपको इजी क्वेश्चन लगेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसी प्रकार से क्वेश्चनों के लिए हम आगे भी क्लास लेते रहेंगे और उन क्लासों को आप लोगों के द्वारा लाइक भी किया जाएगा, शेयर भी किया जाएगा, सब्सक्राइब किया जाएगा और इसी के साथ में आज की जो क्लास होती है उसका हम यहीं पर समापन करते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम इससे भी अच्छा क्वेश्चन लेकर के आएंगे और उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।